जय हिंद साथियों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। भाग सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर अड़े रहिए, बार बार लक्ष्य मत बदलिए। लक्ष्य बदलने से ये होता है, आज हम ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, कल कल एएलपी की तैयारी करेंगे, कल बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे। रोज दिन अपने लक्ष्य पर बदलते रहते, ये फॉर्म आया इसका तैयारी करना, वो फॉर्म आया उसका तैयारी करना। दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को एक करिए और एक ही लक्ष्य पर चलते रहिए, आपकी सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को देखते हैं। पहला प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके निर्देशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है एड्स के, ऑप्शन बी में टाइफाइड, ऑप्शन सी में है पोलियो, ऑप्शन डी में है कैंसर। तो एलिसा परीक्षण है जो एड्स के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है जो एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस यानी विषाणु के कारण होता है जो एड्स होता है। विषाणु का नाम होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमनो इम्यूनो वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को है जो प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार एड्स दिवस कब मनाई गई थी? तो पहली बार एड्स दिवस है जो 1988 को मनाया गया था। और भारत में एड्स मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 है, 30 तक है जो भारत एड्स मुक्त हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। 2022 में एड्स दिवस का थीम क्या रहा है? तो इक्वलाइज यानी कि समानता है जो 2022 का एड्स दिवस का थीम रखा गया है। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी या विकिरण विधि का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने समय में? ऑप्शन ए में है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 8 सेकेंड, ऑप्शन सी है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग है जो 500 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेता है, या 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में। सूर्य में होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम का संगठन होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया है जो सूर्य में होती है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.10 सेकेंड है जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए में है एस भटनागर, ऑप्शन बी में है जेसी बोस, ऑप्शन सी में है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी में है BR। तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है जो नॉर्मन बोरलॉग है। अब देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस व्यक्ति ने? तो प्रयोगकर्ता है, उनका नाम है डॉक्टर विलियम गॉड। विलियम गॉड है जो प्रयोग सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे, डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जन्मदाता देश कौन है? हरित क्रांति का जन्मदाता देश कौन है? तो फिलीपींस है जो हरित क्रांति के जन्मदाता देश है। अब भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को
एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता है, जो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन था? तो प्रभावित फसल था जो गेहूं था, जो हरित क्रांति से प्रभावित फसल हुआ था। और पूछता है कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के समय, जिस समय में हरित क्रांति लागू हुआ था, हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो सी.एस. सुब्रमण्यम थे, जो भारत का खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति भारत में आई थी किस राज्य में? तो भारत में पंजाब में सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है खारवेल, ऑप्शन डी में है मयूराशर्मन। तो खारवेल थे, जो राजा खारवेल थे, जो कलिंग के महान शासक थे, जो जैन धर्म का संरक्षक थे। ये कौन धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म का संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में है अमरावती, ऑप्शन बी में है कन्नौज, ऑप्शन सी में है मथुरा, ऑप्शन डी में है पेशावर। तो कनिष्क की राजधानी थी जो पेशावर थी। कुषाण शासक कनिष्क था। कनिष्क कौन था? तो कुषाण का शासक था। कुषाण शासक कौन थे? तो कनिष्क थे, जो कुषाण शासक थे। अब मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी, जो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है अशोक, ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त को ही दिया गया था। इसे कविराज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है अकबर, ऑप्शन डी में है अहमद शाह अब्दाली। तो दास वंश से संबंधित है जो इल्तुतमिश थे। जो गुलाम वंश के, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। गुलाम वंश को ही दूसरा नाम था दास वंश या मुमलुक वंश। इल्तुतमिश थे जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाए थे। इल्तुतमिश ही जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाए थे। इल्तुतमिश था जो
कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कुतुब मीनार का नींव डलवाए थे लेकिन पूर्ण नहीं करवाए थे। और हुमायूं और अकबर है जो मुगल वंश के मुगल वंश से संबंधित थे। और अहमद शाह अब्दाली है जो अफगान वंशी थे, अफगान वंश से संबंधित थे अहमद शाह अब्दाली। और अकबर हुमायूं मुगल वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश थे जो दास वंश या गुलाम वंश से संबंधित थे। इसकी इल्तुतमिश की पुत्री थी जो रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, तो रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा का, ऑप्शन बी में है बंगाल का, ऑप्शन सी में है दिल्ली का, ऑप्शन डी में है गुजरात का। तो बुलंद दरवाजा है जो विजय स्मारक है गुजरात का। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में, जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। यह निर्माण विजय हुआ था 1572 ईस्वी में हुई थी। यह विजय हुआ था जो गुजरात विजय अभियान कब चला था, तो 1572 में चला था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी में है रायगढ़, ऑप्शन सी में है कारवार, ऑप्शन डी में है पुरंदर। तो शिवाजी की राजधानी थी जो रायगढ़ थी। शिवाजी 1674 में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करता है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी में है सैयद अहमद खां। तो अल हिलाल पत्रिका है जो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू करा गया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? अल हिलाल का प्रकाशन हुआ था जो 1912 में प्रकाशन किया गया था अल हिलाल पत्रिका का। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? ऑप्शन ए में हेनरी विलियम डिरोजियो, ऑप्शन बी में द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी में चंद्रशेखर देव, ऑप्शन डी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया जो थे जो हेनरी विलियम डिरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना किया गया था 1826 में। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? तो प्रेस की स्वतंत्रता इसका उद्देश्य था। जमींदारों के अत्याचार से रैयत दिलाना या सुरक्षा करना, अत्याचार से सुरक्षा करना तथा भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना। के लिए यंग बंगाल मूवमेंट का आयोजन किया गया था। देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवमूलन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में है रुपया का सोना में सब परिवर्तन, ऑप्शन बी में है किसी विदेशी मुद्रा के तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, ऑप्शन सी में है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा अवमूलन का तात्पर्य होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना।
चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।